वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए लेसन के साथ मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अन्य शासकों से संबंध एवं मनसबदारी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर अन्य शासकों से संबंध की जब चर्चा करते हैं तो मुगल वंश में अकबर से ही प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि बाबर जो रहता है वो युद्धों में रत रहता है, 1530 में एक्सपायर होता है, और उसका पुत्र जो रहता है हुमायूं, वो क्या है शेरशाह सूरी के माध्यम से 1539 और 1540 में पराजित करके बाहर चला जाता है। यानी जो भी फॉरेन पॉलिसी या विदेशी शासकों के साथ संबंध बनाने की शुरुआत होती है वो अकबर से होती है। और अकबर ने क्या है बहुत एनालिसिस किया और पुराने सामंतों से या अपने सिपहसालारों से ये देखा कि हमारे ग्रैंडफादर यानी बाबर तो युद्ध में परेशान रहे, लेकिन फादर जो हमारे हैं वो क्या हैं अच्छे संबंधों को नहीं रखा, इसलिए वो पराजित होकर के बाहर जाना पड़ा। अकबर क्या है अपनी फॉरेन पॉलिसी में दो चीज़ों पर विश्वास करता है। पहला, जो मेरे साथ आ जाता है उसको रिस्पेक्ट देता है, और जो मेरे साथ नहीं आता है उसको समाप्त करता है। इन्हीं दोनों तथ्यों को हमने यहाँ पर लिखा है, युद्ध के माध्यम से और विवाह संबंध के माध्यम से। पहला हम देखते हैं युद्ध के माध्यम से। तो अकबर ये बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि हमें राजपूतों से सहयोग लेना है, राजपूताना को क्या है हमें अपने साथ लेकर के चलना है। इसके पीछे कई कारण रहते हैं। एक व्यावसायिक कारण रहता है, धार्मिक कारण रहता है, क्योंकि सूरत जैसा बंदरगाह राजस्थान से होकर के ही जाने को मिलता, और हज की यात्रा करना है तो अरब सागर में उतरना है तो वो भी क्या है राजस्थान से होकर के ही जाना है। इसलिए राजपूतों से संबंध अच्छे बनाने हैं। और इसी संबंध में आप देखेंगे तो मेवाड़ के तत्कालीन शासक जो रहते हैं राणा सांगा, ये क्या करते हैं कि अकबर की अधीनता, अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तब अकबर जो है मान सिंह को भेजता है सेना के माध्यम से, और क्या होता है वर्ल्ड फेमस हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, और राणा प्रताप को क्या है विवश होकर के जंगलों में भागना पड़ता है। और अंत में क्या है 1599 में क्या है जहांगीर इस मेवाड़ को क्या है मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। कहने का आशय मेरा सिर्फ ये है कि जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जाएगा उसके अकबर उससे युद्ध की रणनीति पर विश्वास करेगा। वहीं जब दूसरी तरफ चलते हैं, जिन लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली स्वेच्छा से, उनको क्या है उसने अपने दरबार में उच्च ओहदा, उच्च पद और मनसब दिया। यहाँ पर एक उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। अकबर की वाइफ जोधाबाई जो रहती है वो आमेर के राजा रनमल की पुत्री रहती है, और उस अकबर से विवाह होने के बाद आमेर के संबंध अच्छे हो जाते हैं। इस तरीके के कई उदाहरण मिलते हैं। जहांगीर का भी विवाह राजकुमारियों के साथ होता है, शाहजहां का भी विवाह राजकुमारियों के साथ होता है, हिंदू राजकुमारियों के साथ होता है। इस प्रकार से देखने में आता है कि संबंध जो हैं अगर अच्छे हैं तो अकबर को क्या है वीर योद्धा राजपूतों के रूप में मिलते हैं, और अगर संबंध अच्छे नहीं बनाना है तो फिर अकबर उनको समाप्त करने की कोशिश करता है, जिसका उदाहरण मेवाड़ तत्कालीन रहता है। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, ये यहाँ पर मनसबदार व्यवस्था। मनसबदारी जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, और जिसका अर्थ होता है पद या डेजिग्नेशन। पद और डेजिग्नेशन, इस व्यवस्था की शुरुआत जो है अकबर ने किया था, और अकबर जो है इसको क्या है मंगोलों से लिया था। मंगोल शासक चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा, उससे अकबर इसको लेता है, मॉडिफाई करता है और अपने सिस्टम में इसको लागू करता है। जैसे आज हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, तो मनसबदार को या मनसबदारी व्यवस्था को उस समय की ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के नाम से जान सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें मेजर होती हैं। जो व्यक्ति मनसबदार नियुक्त होता है उसके पास पद होता है, उसके पास सैन्य उत्तरदायित्व होता है,
और उसको वेतन मिलता है। और ये वेतन जो है नगद भी मिलता है, इट मीन्स कैश या मुद्रा के रूप में मिलता है, और दूसरा क्या है, भूमि के टुकड़े के रूप में भी मिलता है। इस भूमि के टुकड़े को हमने यहाँ पर क्या है, इक्ता शब्द दिया है, लेकिन ये वास्तव में इक्ता जो है ये सल्तनत कालीन व्यवस्था है। और इक्तेदार और मनसबदार में डिफरेंस ये रहता है कि इक्तेदार को उस भूमि पर क्या है, सभी प्रकार के पावर मिलते हैं, जैसे जुडिशियल और जैसे सैन्य, और कुल मिला के राजस्व भी वो वसूल सकता था। लेकिन जब मनसबदार के पास भूमि का टुकड़ा आता है तो उस पर केवल वो राजस्व वसूलता था, और किसके लिए वसूलता था, सैन्य का खर्च वहन करने के लिए होता था। दूसरी चीज क्या है कि इसमें एक वर्ड आता है जात। जात का आशय होता है कि उस मनसबदार के पास कितना सैन्य दायित्व है, उसके पास कितने घुड़सवार हैं, उसके पास कितने सैनिक हैं, और जितने उसके पास सैनिक अधिक होते थे उसका मनसब भी उतना ज़्यादा ऊपर होता था, क्योंकि उसको उतनी ही ज़्यादा वेतन मिलती थी। अकबर के शासन में 3 प्रकार के मनसबदार होते थे। ऐसे मनसबदार जो 5000 की श्रेणी से ऊपर के थे वो मोस्टली क्या होते थे, राज परिवार से शहजादे वगैरह होते थे। जो दूसरी श्रेणी होती है बिलो 5000 की, वो क्या है, जो शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं उनको प्रदान किया जाता था। और सबसे निम्न श्रेणी जो होती थी 1000 के मनसब के नीचे की, वो क्या है, नॉर्मली सामान्य सैनिकों, सामान्य लोगों को दे दिया जाता था। तो ये जानने की कोशिश करिए कि मनसबदारी व्यवस्था का आशय पद, अरबी भाषा का शब्द है, इसमें 3 चीज़ें डोमिनेंट रहती हैं, पद, सैन्य दायित्व एवं वेतन। एक चीज़ और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि मनसबदार चाहे जितना भी ऊंचा हो, चाहे जिस विभाग में हो, वो सैन्य अभियानों का नेतृत्व अवश्य करेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत ऊंचा मनसबदार हूं इसलिए सैन्य नेतृत्व से बच सकूं। तो आगे ये चलते हैं कि जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था रहती है वो काफ़ी एनालिसिस करके, विश्लेषण करके लागू की जाती है कि जितने मनसबदार हों उस हिसाब के भूमि का टुकड़ा भी उसके पास होना चाहिए। ये व्यवस्था क्या है, जहांगीर तक तो ठीक चलती है, क्योंकि अकबर के बनाए हुए नियंत्रण का असर जहांगीर तक दिखाई देता है। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या अधिक हो जाती है, जागीर की संख्या कम हो जाती है। और जब हम औरंगजेब की बात करते हैं तो मैक्सिमम मनसबदार होते हैं और भूमि के टुकड़े क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि धीरे धीरे क्या है, औरंगजेब के पीरियड में मनसबदारी व्यवस्था पतन की ओर जाने लगती है। आज प्यारे बच्चों बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में कल।